हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक दीर्घ संधि है, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि दीर्घ संधि जो होती है वह स्वर संधि के ही एक पार्ट होती है, एक भाग होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल गुड लक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और समय से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इसमें कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं और उनके आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हम बीच बीच में उन शब्दों को भी बताएंगे और आपको इस दीर्घ संधि को पहचानने के जो नियम हैं, जो तरीके हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। इसमें आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद आपकी दीर्घ संधि तैयार हो जाएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले हम स्वर संधि के भेद को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि जो होती है वो स्वर संधि के ही एक भेद होती है। देखिए, स्वर संधि के भेद या प्रकार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें से है दीर्घ संधि, दूसरा है गूढ़ संधि, तीसरा है वृद्ध संधि और चौथा है यड़ संधि और पांचवा आपका है अयादि संधि। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये दीर्घ संधि है, जो कि स्वर संधि का पहला पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है दीर्घ संधि, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है कि दीर्घ संधि में समान जाति के स्वर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि दीर्घ संधि में जब भी जुड़ेंगे एक ही जाति के स्वर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आगे देखिए, इसमें सिर्फ अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वर का योग होता है। मतलब कि इसमें जो जुड़ने वाले स्वर होंगे वह अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ही होंगे। इनके अलावा जो बाकी के स्वर होते हैं वह इसमें नहीं जुड़ते हैं। आप सभी को मालूम है कि हिंदी में जो है स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन उसमें से जुड़ने वाले जो हमारे स्वर है बस यही है। और जुड़ने के बाद कह रहा है कि जुड़ने के बाद हमेशा इनका बड़ा यानी दीर्घ रूप ही बनता है, और ये जब भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इनका दीर्घ रूप ही सामने आएगा। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। इस संधि में जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह म है, और म जो है एक व्यंजन है। लेकिन आप सबको मालूम है कि व्यंजन स्वर के माध्यम से ही उच्चारित किए जाते हैं, और जब उनमें स्वर की मात्रा लगी होती है तो उन व्यंजन के नीचे हलंत का सिंबल नहीं लगता है, और जब भी उनसे स्वर की मात्रा जो होती है अलग होती है तो उनके नीचे हलंत ऐसे लग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जब हलंत नहीं लगा है तो इसमें अ जो है पहले से इंक्लूड है, मतलब उपस्थित है। तो इस म में जो अ है और आले का जो आ है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? आ का निर्माण करते हैं। जैसे कि नियम में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जब भी समान स्वर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक ही जाति के स्वर जो है एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो उनका दीर्घ रूप ही सामने आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब अ और आ एक दूसरे में जुड़ जाएंगे तो आ का निर्माण होगा, और आ की जो मात्रा होती है वह एक पाई होती है इस तरह से। तो यह मात्रा जो है म में लग जाएगी और
लगने के बाद दोनों शब्द जुड़ करके हिमालय शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक वही प्रक्रिया विद्यार्थी में होता है। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर आ और अ दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और आ का निर्माण कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो आ की मात्रा का सिंबल होता है एक खड़ी पाई की तरह, तो वह क्या है, विद्यार्थी में जो है विद्या में जुड़ जाता है और विद्यार्थी दोनों शब्द जुड़ करके विद्यार्थी का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमाणु में परम में जो अ है और अणु का जो अ है एक दूसरे के साथ जुड़ करके आ बनते हैं और आ का जो मात्रा होती है वह परमाणु में म में जुड़ करके परमाणु शब्द का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार से रविंद्र में है व में जो है छोटी की मात्रा और इंद्र की जो छोटी ई है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बड़ी ई का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। और बड़ी ई की जो मात्रा है वह व में जुड़ जाती है तो यहाँ पर रविंद्र का निर्माण हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे भानुदय है। भानुदय में न में जो है भानु के न में जो है वह छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है और उदय में जो है छोटा ऊ है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि जब छोटा ऊ और छोटा ऊ समान जाति के हैं और एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो उनका दीर्घ रूप बड़ा ऊ सामने आएगा। तो जब दोनों जुड़े हैं तो बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। तो आप देख सकते हो कि भानुदय में जो है न में बड़ा ऊ की मात्रा किस तरह से लग गई है और यहाँ पर दोनों शब्द के जुड़ने के बाद भानुदय शब्द का निर्माण हो रहा है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं उन शब्दों को कि जो हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है। जब भी दीर्घ संधि से प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं शब्दों को लेकर के प्रश्न बनते हैं। आप इन शब्दों को अच्छी तरह से कहीं पर लिख लीजिए या अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इनसे बाहर कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये शब्द है सत्याग्रह, नवागत, वीरांगना, धर्मार्थ, देवार्चना, सीमांत, दिशांतर, रेखांश, अतीव, लघुत्तर, लघुर्मी, सिंधुर्मी, बधुपकार, कवींद्र, परीक्षा, महेंद्र, स्वार्थी, जानकीस, विद्यालय, हिमालय आदि। तो यही शब्द है जो कि हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लें, कहीं पर लिख लें और इनसे अलावा कोई दूसरे प्रश्न दीर्घ संधि से परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।